हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के हम एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं आज अर्थशास्त्र के। बहुत इंपॉर्टेंट दो प्रश्न आज हम करने वाले हैं। रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण कैसे रखता है और मौद्रिक नीति की घटक बताओ। ये दोनों ही प्रश्न ये मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स में से लिए गए हैं। अर्थशास्त्र के नोट्स में इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे जो टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। जिस टॉपिक से जितना भी प्रश्न बन सकता है, प्रश्न उत्तर मेंस में आ सकता है, उसको कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण कैसे रखता है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा। भारत में साख नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा समय समय पर निम्न नीतियां और उपाय अपनाए जाते हैं। मतलब रिजर्व बैंक जो होता है किस प्रकार से पैसों पर, ऋणों पर नियंत्रण रखता है, कौन कौन से तरीके अपनाता है। जैसे कि बाजार में कभी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो किस तरीके से नियंत्रणकर्ता का काम करता है। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी की जाती है। तो सबसे पहला जो उपाय होता है वो है बैंक दर। आपको पता है कि हमारे यहाँ समय समय पर जो है बैंक दर जो बदलती रहती है, तिमाही 6 माही में, क्योंकि जैसा बाजार होता है, जैसे बाजार की स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इनको बदल दिया जाता है। तो पहला है बैंक दर। तो सबसे पहले साख पर नियंत्रण का पहला काम क्या है, बैंक दर। तो जिस दर बैंक दर क्या होता है कि आरबीआई जो है, जितने भी व्यापारिक बैंक रहते हैं, जो भी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी, उनको क्या करती है आरबीआई, कुछ ऋण प्रदान करती है। तो वो ऋण को आरबीआई उन बैंकों को जिस दर से ऋण प्रदान करती है, वो मतलब जिस ब्याज पे, जिस रेट पर ऋण देती है, वो रेट क्या होता है, बैंक दर कहलाती है। समय समय पर बैंक दर में परिवर्तन करके आरबीआई इस पर नियंत्रण रखती है। तो पहला क्या हो जाएगा, बैंक दर द्वारा नियंत्रण। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। सरकारी जो प्रतिभूति रहती हैं, प्रतिभूति मतलब कोई भी संपत्ति रख दी है, गहने वगैरह रख दिए हैं, तो सरकारी प्रतिभूतियों और प्रथम श्रेणी के बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों आदि का क्रय विक्रय इसमें शामिल है। खुले बाजार की क्रिया में क्या क्या शामिल है, सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों और प्रतिज्ञा पत्रों आदि का क्रय विक्रय खुले बाजार की क्रिया में शामिल है। तो इनके द्वारा ये नियंत्रण रखती है। तो पहले किसके द्वारा रखती है, बैंक दर द्वारा। दूसरा किसके द्वारा रखती है, खुले बाजार की क्रिया द्वारा। तीसरा है परिवर्तनशील नगद कोषानुपात। क्या रखती है, परिवर्तनशील नगद कोषानुपात। तो प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपनी जमाओं का एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत जमा रखना पड़ता है। परिवर्तनशील नगद कोषानुपात क्या होता है, तीसरा ये, जो बैंक होते हैं, जितने भी कमर्शियल व्यापारिक बैंक होते हैं, उनको आरबीआई के पास एक कुछ अमाउंट, अपने जो ऋण के ब्याज के जो भी पैसा होता है उसके अलावा एक रिजर्व रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के पास। तो वो कहलाता है परिवर्तनशील नगद कोषानुपात। तो प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास कुछ अमाउंट रखना पड़ता है, उसको एक न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत पर जमा करना पड़ता है। इस प्रतिशत में परिवर्तन करके रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण रखती है। तो जो नगद रखना पड़ता है, न्यूनतम नगद जो रेशो रखना पड़ता है, जब भी महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक क्या करता है, इसकी भी दर बढ़ा देता है, इसको रखने का भी दर बढ़ा देता है। तो इसके द्वारा भी रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण रखता है। अगला है आपका तरल। देखिए तरल में क्या आ जाता है, जैसे कि एक हमने रख रहे हैं कैश में रखा, भी हमने रिजर्व बैंक ने कैश में रखता है रिजर्व अनुपात, और एक रखता है वो तरल में। तरल में क्या आ जाता है, तरल में कोई भी तरल संपत्ति जैसे कि सोना, कोई भी प्रतिभूति आ जाती है। तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमा राशि का कम से कम 20% तरल रूप में रखना अनिवार्य है। तरल रूप मतलब कोई भी संपत्ति, तो तरल रूप में रखना जो नकद के अलावा रहेगी। ऊपर हमने जो नगद कोषानुपात पढ़ा था, नगद कोषानुपात में हमको नगद रखना पड़ेगा, और तरल कोषानुपात में कुल जमा राशि का कम से कम 20% तरल भी रखना पड़ेगा बैंकों को रिजर्व बैंक के पास। नेक्स्ट है चयनात्मक साख नियंत्रण। ये क्या होता है, रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह ऋणों की मात्रा और दिशा का नियमन करे। नेक्स्ट है पुनर्वित्त 1975 से लागू हुआ। बैंकों को उनकी कुल मात्रा व समय देनदारियों के 1% तक बेसिक उधार की सीमा दी गई है। इसमें भी परिवर्तन कर रिजर्व बैंक अपनी साख पर नियंत्रण रख सकता है।
नेक्स्ट है नैतिक दबाव की नीति। नैतिक दबाव की नीति क्या, कि रिजर्व बैंक जो होता है साधारण बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को समझा बुझाकर और नैतिक दबाव डालकर भी साख नियंत्रण को कम कर सकता है, साख नियंत्रण पर प्रभाव डाल सकता है। तो किस किस द्वारा कर सकता है रिजर्व बैंक साख पर नियंत्रण? सबसे पहला है बैंक दर, दूसरा है खुले बाजार की क्रिया, तीसरा है परिवर्तनशील नगद अनुपात, चौथा है तरल कोषानुपात, पांचवा है चयनात्मक साख पर नियंत्रण, मतलब रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह ऋणों की मात्रा और दिशा का नियमन करे, छठवा है पुनर्वित्त और अगला है सातवां नैतिक दबाव की नीति। इनके द्वारा ये कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति संचरण क्या है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य बताओ और रिजर्व बैंक किस प्रकार से मौद्रिक नीति पर नियंत्रण रखता है। तो क्या होती है मौद्रिक नीति? मौद्रिक नीति या मौद्रिक नीति संचरण से जिसके द्वारा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्णय लिए जाते हैं ताकि उसकी जो मुद्रा नीति है, जो भी देश में देश की स्थिति है उसके अनुसार नीति बनाए जा सके, मुद्रा की नीति। तो मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है? जिसके द्वारा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लिए गए मौद्रिक नीतिगत निर्णयों का संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था में संचार होता है। इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जैसे या मुद्रास्फीति जैसे कारकों में के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। मतलब अगर मुद्रास्फीति ज़्यादा है तो किस प्रकार से करना है, कम है तो किस प्रकार से करना है, तो ये उसके ही अनुसार परिलक्षित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा इसके लिए कई नीतिगत संकेतों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? अभी हमने आरबीआई के साख पर नियंत्रण रखता था वो पढ़ा। तो आरबीआई साख पर नियंत्रण बैंक दर द्वारा, नगद रेशो अनुपात के द्वारा, तरल रेशो अनुपात के द्वारा, खुले बाजार क्रियाओं द्वारा, नैतिकली बोल के, इन सब तरीकों के द्वारा रखता है। अब मौद्रिक नीति के लिए क्या आ जाएगा? मौद्रिक नीति में रेपो दर आ जाएगा, रिवर्स रेपो दर आ जाएगा, कि सीआरआर आ जाएगा, एसडीआर आ जाएगा। तो सबसे पहला आ जाएगा रेपो दर। तो वह रेपो दर क्या होती है कि वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो एक रात की तात्कालिक आवश्यकता के लिए रिजर्व बैंक को नकदी, वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एक रात की तात्कालिक आवश्यकता के लिए बैंक को नकदी उपलब्ध कराता है। मतलब जो साधारण बैंक रहते हैं, व्यापारिक बैंक, उनको एक रात के लिए तात्कालिक सेवा उपलब्ध कराता है, उसको रेपो दर बोलते हैं। इस प्रकार के ओवरनाइट ऋण पर बैंक जिस दर से बस ब्याज वसूलते हैं वो रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो से इसका उल्टा होता है। तो वह यह रेपो रेट से उलट होता है जब कभी बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत सारी धन राशि बची रहती है तो उसे रिजर्व बैंक में कुछ ब्याज के साथ जमा कर देते हैं। रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जो भी ब्याज अदा करता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट होता है नगद आरक्षित अनुपात। जैसे कि वहाँ पे भी अपन अभी साख नीति में पढ़ रहे थे कि कुछ अमाउंट जो है जमा करना पड़ता है, कुछ नगद में करना पड़ता है और कुछ तरल में करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे नगद आरक्षित अनुपात होता है, इसको कैश रिजर्व रेशो या सीआरआर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा सीआरआर। तो प्रत्येक बैंक अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। नेक्स्ट है सांविधिक चल नीति अनुपात। जैसे कि वहाँ पर तरल रिजर्व कोष था, एक तरल कोष रखना था, न्यूनतम तरल कोष रखना था। वैसे ही यहाँ पे सांविधिक चल निधि अनुपात होता है, जिसको एसएलआर बोलते हैं। किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने प्रतिदिन के कारोबार के बाद नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूति रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। वह रेट जिस पर बैंक यह पैसा सरकार के पास रखते हैं वो एसएलआर कहलाता है। इसके बाद वही बैंक दर आ जाएगा। जिस सामान्य ब्याज दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है उसे बैंक दर कहते हैं। इसके द्वारा साख नियंत्रण का काम होता है। ये जो मौद्रिक नीति बनती है इसके उद्देश्य क्या है? आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मतलब आर्थिक वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है, कम हो रही, उस हिसाब से मूल्यों को बनाए रखना। संकेतक ये बताना कि महंगाई बढ़ रही है क्या घट रही है, मौद्रिक नीति के द्वारा पता चल जाता है। मुद्रास्फीति में कमी लाने मौद्रिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण है रेपो रेट। यदि रिजर्व बैंक चाहता है कि बाजार में पैसों की आपूर्ति और तरलता बढ़ रही है तो वह बैंक रेट को कम कर देता है, और ये बाजार में पैसे की आपूर्ति और तरलता कम करनी है
तो वह रेपो रेट को बढ़ा देता है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति एक प्रकार का अस्त्र है जिसके आधार पर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए लास्ट 10 दिन के लिए बस आप इन्हीं को लगाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको अलग अलग टॉपिक वाइज टेस्ट दिए गए हैं। 10,000 प्रश्न है, इसमें 100 टेस्ट है। हर टेस्ट में 100 प्रश्न है और ये टॉपिक वाइज है। जैसे करंट के अलग क्वेश्चन दिए, पर्यावरण अलग, विज्ञान अलग, हर का अलग अलग दिया है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये एक साथ आपको मिल जाएंगे 10,000। तो आप घर पे बैठकर भी इनको लगा सकते हैं। आप इनको घर हार्ड कॉपी में भी मंगा सकते हो और सॉफ्ट कॉपी में। ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स का पूरा पैकेज है। जिससे अभी मैं आपको पढ़ा रही थी वो मेरे अर्थशास्त्र के नोट्स हैं। अर्थशास्त्र की आपको 2 फाइल मिलेंगी जिसमें आपको पूरा अर्थशास्त्र, एक ये है आपकी अर्थशास्त्र और एक ये, जिसमें आपका पूरा अर्थशास्त्र कवर रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो अगला मेंस दे रहे हैं उसके लिए भी ले सकते हैं। 2021 के लिए मेंस के लिए, 2022 के मेंस के लिए, सभी के मेंस के लिए नोट्स रेडी हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।